हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हम देखेंगे कि हमारा हिंदी साहित्य जो इतिहास है उसकी कब से शुरुआत होती है, कैसे उसका आरंभ होता है, उसका इतिहास क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। आज मैं आपको भाषा विज्ञान के क्वेश्चंस कराने वाली थी। वो मैंने पीपीटी तैयार की थी बट पता नहीं वो पीपीटी आज मिल नहीं रही है, तो मैं उसको आपको कल ट्राई करूँगी कि मैं आपको भाषा विज्ञान के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो भी PYQs आए हैं भाषा विज्ञान से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हैं मैं वो सभी आपको करा दूँगी। आज हम पढ़ लेते हैं हमारा जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है, आज हम उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी की आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। जो भी क्लास मैं कर लूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो इतिहास क्या होता है। सबसे पहले हिंदी साहित्य, हम हैं हिंदी साहित्य के छात्र हैं। ठीक, हमें अब हिंदी साहित्य पढ़ना है तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो क्या है, हिंदी जो इतिहास होता है वो क्या होता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो देखो इतिहास से तात्पर्य ऐसा निश्चित रूप से होकर समाप्त हुआ, यानी इतिहास हम उसी को कह सकते हैं ना जो चीज़ें हुई हैं। ठीक, जो चीज़ें असली में हुई हैं, हम कल्पना सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं, हमने कुछ ऐसे मतलब कि हमने कुछ अपने ही दिमाग में थॉट्स लाए कि ऐसा हुआ, ऐसे होने से उसको इतिहास तो नहीं कह सकते। जो चीज़ें असली में हो चुकी हैं उनको ही क्या कहेंगे, हम इतिहास कहते हैं। ठीक, इतिहास का संबंध बीते हुए समय से होता है। इतिहास का संबंध क्या होता है, बीते हुए समय से। इतिहास में बीती हुई घटनाओं का वर्णन होता है जिसके आधार पर हम वर्तमान और भविष्य को समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास क्या होता है, बहुत तरह, हमने हर चीज़ का इतिहास होता है। किसी भी चीज़ का देख लो, राजनीति का देख लो या फिर भूगोल का, हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है, एक इतिहास होता है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, हमें हिंदी का इतिहास पढ़ना। जो हमारी हिंदी है उसका इतिहास क्या रहा है, जो हमारा हिंदी साहित्य है उसका इतिहास क्या रहा है, हमें ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक, तो आपको सबसे पहली बात इतिहास पता होना चाहिए कि इतिहास कहते किसको हैं। ठीक, इतिहास में वास्तविक घटनाओं का समावेश होता है, काल्पनिकता का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि हमने सिर्फ दिमाग में कुछ चीज़ें सोच लिया, कुछ काल्पनिक चीज़ें हमने ऐसे ही इमेजिनरी कुछ भी सोचा, वो उसको हम इतिहास नहीं कह सकते। इतिहास वही होता है जो वास्तविक घटनाओं पर हुआ है, जो कि बीते समय में हुआ है, उसी को हम इतिहास कह सकते हैं। ठीक, अब साहित्य का इतिहास क्या है, साहित्य का इतिहास क्या है ये देखते हैं हम। इतिहास समझ आ गया। अब देखो मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य है। क्या है, मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण क्या होता है, साहित्य होता है। समझ आ गया साहित्य क्या है, कि मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण। अब इसमें हिंदी साहित्य के लिए दो कोटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ऐसे याद जिसको कहते हैं कि आपसे पूछे कोई तो आपको वो पूरी कोटेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑलरेडी बहुत पूछा गया। सबसे पहले आते हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र। वो कहते हैं साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा, साहित्य क्या होता है, वो कहते हैं कि साहित्य जो है, साहित्य का इतिहास बदलती रहती है। जो अभिरुचियाँ हैं वो बदलती हुई, और जो हमारी संवेदनाएं होती हैं उन्हीं का क्या होता है, इतिहास होता है। बदलती हुई, याद रखना, बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास क्या होता है, हमारा साहित्य होता है, जिसका संबंध आर्थिक और चिंतात्मक परिवर्तन से है। संबंध किससे, आर्थिक और चिंतात्मक परिवर्तन से है। ठीक, अब आचार्य शुक्ल की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, ये हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। देखो रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है
उसका एक एक लाइन, एक एक पेज इतना इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास, जो रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है, मैंने जो आपको बताई है इम्पॉर्टेंट बुक्स की, जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको कौन सी बुक्स ले लेनी चाहिए, कौन सी इम्पॉर्टेंट है। वो सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमेशा आपको काम आएगी। वो रामचंद्र शुक्ल मैंने आपको बताई थी, रामचंद्र शुक्ल जी की ले लो। आज जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, बहुत इम्पॉर्टेंट। वहाँ से आपको, आप पहला पेज ही निकाल के देखोगे तो आपको इतने सारे PYQs उसमें से मिलेंगे। आप अगर नेट का PYQ अगर सॉल्व करोगे, आपको वहीं पहले पेज में ही इतने क्वेश्चंस दिख जाएंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मैं कराऊंगी, पर अभी उसको नहीं कराऊंगी मैं, क्योंकि वो बुक पढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है, पूरी बुक एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकालने के लिए मुझे पहले उसको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी उसके लिए टाइम नहीं है। अभी आप ये देख लो, हो सके तो खुद से भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ट्राई करो पढ़ने का, बाकी मैं उसको कराऊंगी, पर अभी नहीं। ठीक, अभी देखो आचार्य शुक्ल जी की जो कोटेशन है वो देखो, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, प्रत्येक देश का साहित्य, हर देश का साहित्य क्या, वहाँ की जनता, वहाँ की जो जनता होती है, चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति मतलब जो उनका मनोभाव होता है, मनोभाव संचित प्रतिबिंब होता है, उसका बिल्कुल ही बिंब होता है। मतलब कि जो भी, जिस तरह का भाव उस समय मनुष्यों के बीच प्रचलित होता है या विद्यमान होता है, उसी की अभिव्यक्ति साहित्य में होती है। समझ रहे हो मेरी बात? जिस तरह उस समय वहाँ की जो जनता है, वो भाव उसके मन में विद्यमान होता है, उसी की अभिव्यक्ति क्या होती है? साहित्य में होती है। वही चीज़ें साहित्य में देखने को मिलती है जो उस टाइम जनता की मनोभाव में होती हैं, जो विद्यमान होती हैं। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। अब देखो, अब अगर मनुष्य की, वहाँ की जो जनता है, जिस देश की जनता है, उसकी जब चित्तवृत्तियाँ बदल रही हैं, उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे इतिहास में भी परिवर्तन होगा। इतिहास में वही चीज़ें होती हैं ना जो सच होती हैं, जो बिल्कुल यथार्थ होती हैं, उसमें कोई भी काल्पनिकता का वहाँ पर वो नहीं होता, स्थान नहीं होता है। राइट, तो क्या है, यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता। अगर वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है तो ये बहुत ऑब्वियस है कि लोगों, जो हमारा जो साहित्य है उसमें भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तों की परंपरा परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। देखो, आदि से अंत तक जो हमारी चित्तवृत्ति होती है, मनुष्य की चित्तवृत्ति साहित्य परंपरा के साथ उसका जो हमारा सामंजस्य दिखाना, आदि से अंत तक, शुरू से आखिरी तक, उसके उन दोनों के बीच सामंजस्य दिखाना ही जो होता है वो हमारा क्या होता है? साहित्य का इतिहास कहलाता है। शॉर्ट में समझे अगर तो देखो, रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा साहित्य क्या है? साहित्य इज इक्वल टू जनता की चित्तवृत्ति, जनता की चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति यानी इतना समझ लो, जो जनता के भाव, जो उनके भाव हैं उस समय, जो वो फील कर रही है जनता, जो चीज़ें, जो भाव फील कर रही है, जो महसूस कर रही है, उसी को उन्होंने साहित्य माना है। अगर जनता के भाव बदलेंगे, उसमें परिवर्तन आएगा, तो हमारा साहित्य में भी परिवर्तन आएगा। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, याद रहेगी ये चीज़। आगे देखो क्या कहते हैं, अतः साहित्य का इतिहास समाज, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, विचारधारा, प्रतिभा एवं रचनात्मक के क्रमिक परिवर्तन को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। साहित्य क्या करता है? हमारी समाज को, संस्कृति को, राजनीतिक व्यवस्था जो है, विचारधारा जो है, जो प्रतिभा है, उसको क्या करता है?
क्रमिक परिवर्तन को, उसमें जो परिवर्तन है उसको क्या क्रमबद्ध क्रम से क्या करता है, प्रस्तुत करता है, वही हमारा साहित्य होता है। आ रही हैं चीज़ें समझ? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, अब हमारा होता है इतिहास लेखन परंपरा। इतना समझ आ गया? इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो, इतिहास लेखन परंपरा 19वीं शांति नहीं है, सदी है, 19वीं सदी। 19वीं सदी से पूर्व विभिन्न कवियों लेखकों ने हिंदी के कवियों के जीवन के कृतित्व का परिचय दिया है। इतिहास लेखन परंपरा हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन क्या रहा है। देखो, 19वीं सदी से पहले भी बहुत लेखकों ने, कवियों ने क्या किया है, हमारे जीवन के कृतित्व का परिचय प्रस्तुत किया है। कालक्रम, सन, संवत आदि के अभाव के कारण उन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं है कि 19वीं सदी के बाद ही जो हमारा हिंदी साहित्य है वो लिखा जाना शुरू हुआ, नहीं, उससे पहले भी बहुत लिखे गए, पर उसको हिंदी इतिहास, जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके अंतर्गत उसको क्यों नहीं रखा गया, क्यों, किस अभाव के कारण? तो वो कालक्रम और सन संवत, उसमें जो संवत थे, जो कालक्रम था, वो सही ना होने के कारण, उसके अभाव के कारण उसको जो है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत नहीं रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो समय की जो रचनाएं थी, जो इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उसकी हमारे हिंदी साहित्य में कोई भूमिका नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे ग्रंथ लिखे गए थे 19वीं सदी से पूर्व, देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो ग्रंथ थे। 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाल, कालिदास हाजरा, इस प्रकार के ग्रंथ थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, और इसका हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी इसकी बहुत अहम भूमिका है। इसको सिर्फ हिंदी साहित्य के ग्रंथ के अंदर, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, लेखन परंपरा के अंतर्गत इसलिए नहीं रखा, क्यों? कालक्रम और सन संवत, कालक्रम और सन संवत के अभाव के कारण, बस यही दो कारण थे जिसके कारण क्या है, उन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी गई है। आ गया समझ? आगे बढ़े। अब देखो हमारी इतिहास लेखन परंपरा कहाँ से शुरू होती है, सर्वप्रथम कौन से ग्रंथ लिखे गए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, सबसे पहले आ जाता है हमारा इस्तवाद लालित्रेतर एंदोई हिंदुस्तानी। ये किसका ग्रंथ है? तो ये है फ्रेंच विद्वान। अब देखो, सबसे पहले जो हमारा हिंदी साहित्य लिखा गया वो हिंदी में तो लिखा ही नहीं गया, वो फ्रेंच में लिखा, फ्रेंच विद्वान ने लिखा। अब सोच सकते हो, हिंदी जो हमारे ही भाषाएं थी, उसके ही जो पहले प्रथम ग्रंथ लिखे गए वो हिंदी में नहीं लिखे गए, वो सबसे पहले फ्रेंच विद्वान ने लिखा, जिनका नाम था गारसा द तासी। और इन्होंने कब लिखा? 1839, 1839 ईस्वी में लिखा है। आपको सन याद होना चाहिए, कौन से फ्रेंच में लिखी गई और इनका नाम क्या था, इनके ग्रंथ का क्या नाम था, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। अब देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने। इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवाद लालित्रेतर एंदोई हिंदुस्तानी, ठीक है, इतना याद रहेगा। आगे देखो, आगे क्या है। अब इनमें प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। कहाँ से? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी। देखो, प्रकाशन में आपको कहाँ कंफ्यूज करेगा, जॉर्ज गियर्सन और गारसा द तासी दो विद्वान हैं, इनके जो प्रकाशन है कहाँ से हुए हैं, इसके लिए वो आपको कंफ्यूज ज़रूर कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि गारसा द तासी का जो ये ग्रंथ है इस्तवाद लालित्रेतर हिंदुस्तानी, इसका प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से हुआ है, याद रहेगा। आगे देखो क्या, मूलतः फ्रांसीसी भाषा में रचित, मैं कलर दूसरा ले लूँ, रुको, रेड ठीक रहेगा ना, चलो।
फ्रांसीसी भाषा में रचित है। फ्रेंच विद्वान है तो फ्रेंच भाषा में ही लिखेंगे। तो ये जो ग्रंथ है इनका इस्तवार लालित्योत्तर हिंदुस्तानी, ये कौन सी भाषा में है? तो फ्रेंच भाषा में। क्या याद रखना है आपको? जो हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा है, सर्वप्रथम किसने लिखा है? गारसा द तासी ने लिखा है। गारसा द तासी ने लिखा है। कब लिखा है? 1839 में लिखा है। फ्रेंच में लिखा है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा है। ठीक है। अब 2 संस्करणों में प्रकाशित है। कितने संस्करण में? इसके 2 संस्करण हुए। प्रथम संस्करण के पहला संस्करण जो था उसके 2 भागों में प्रकाशित है। पहला संस्करण 2 भागों में है, 1839 और 1847, याद रहेगा। और द्वितीय संस्करण 3 भागों में है। पहला वाला 2 भाग में प्रकाशित है। दूसरा वाला जो संस्करण इनका छपा है वो कब हुआ है? वो 3 भागों में प्रकाशित है, 1870 में, और पहले 2 1870 में और तीसरा भाग 1871 में प्रकाशित हुआ, 1871 में, याद रहेगा आपको। अब देखो, इन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए किसने सबसे पहले हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत की है, पहला प्रयास किया। पर इनकी जो कमियां थी वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। आपसे हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछे, गारसा द तासी के ग्रंथ के लिए क्या कौन से कोटेशन या कौन से बात असत्य है, तो वहाँ हो सकता है आपसे ये पूछ रहे। इसमें इन्होंने क्या किया था? इन्होंने काल विभाजन नहीं किया। किसने? गारसा द तासी ने काल विभाजन नहीं किया। सबसे बड़ी कमी इनके ग्रंथ की यही थी कि इन्होंने काल विभाजन नहीं किया था। और काल क्रमानुसार लेखक परिचय युगीन प्रवृत्तियों का वर्णन, ये वर्णन नहीं वर्णन होता है, वर्णन नहीं किया इन्होंने। काल क्रमानुसार, काल क्रम के अनुसार इन्होंने क्या? लेखक परिचय और उनकी जो प्रवृत्तियां थी उसका वर्णन इन्होंने नहीं किया। ये इनके ग्रंथ की 2 महत्वपूर्ण कमियां थी जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो, हिंदी उर्दू के इन्होंने अपने इनका जो ये ग्रंथ था इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया? हिंदी उर्दू के 738 कवियों का विवरण किया है। हिंदी और उर्दू के मिला के उन्होंने 738 कवि तो रखे, पर हिंदी के कितने कवि थे ये देखने वाली बात है। हिंदी के इन्होंने सिर्फ 72 हिंदी के कवि रखे थे, सिर्फ 72। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने कवि रखे थे। ठीक है, याद रहेगा। तो इन्होंने सिर्फ 738 टोटल, इन्होंने हिंदी और उर्दू को मिला के 738 कवि रखे, पर सिर्फ 72 हिंदी के कवि थे, बाकी सभी उर्दू के थे, याद रहेगा। आगे देखो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से इसका अनुवाद किया है। इस्तवार लालित्योत्तर हिंदुस्तानी, जो कि गारसा द तासी का ग्रंथ है, फ्रेंच में लिखा गया। इसका अनुवाद किसने किया है? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। किस नाम से किया है? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। 1952 में 1952 में प्रकाशित किया। याद रहेंगी इतनी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है। इसके बाद आता है तज़किराए शुअराए हिंदी। लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। इनकी ग्रंथ है 1848 ईस्वी में लिखा गया, देही कॉलेज द्वारा प्रकाश। देखो, बहुत पूछा गया कि ये ग्रंथ कौन सी भाषा में है, किसने लिखा है, बहुत पूछ लिया। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? कहाँ से प्रकाशित हुई है? हर बार तो सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, पर टॉपिक तो चेंज नहीं करेगा ना। अब जो हमारा सिलेबस है उसका टॉपिक तो वो एनटीए या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो वो चेंज नहीं कर सकता है। तो अब देखने वाली ये बातें हैं कि जो क्वेश्चंस आ गए हैं अब वहाँ से वो किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी तक उसने हमसे ऑलरेडी पूछ लिया कि गारसा द तासी के ग्रंथ का क्या नाम है, कौन सी भाषा में है। ठीक, अब पूछने वाली बात क्या है कि इसका प्रकाशन किसने किया है।
अनुवाद किसने किया है, जिसने अनुवाद किया है उसने मतलब किस नाम से अनुवादित किया है, कौन कब प्रकाशित किया है, ये चीज़ें आपको अब प्रकाशन जैसे चीज़ें ज़्यादा पूछने लगा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से प्रकाशित हुई है। देही कॉलेज द्वारा प्रकाशित क्या हुई है, तज़किरा शुअरा हिंदी। ज़्यादातर लोग इसको स्किप ही करा देते हैं, इसको पढ़ाते ही नहीं है, बताते ही नहीं, पर आप एक बार देख के चलो चीज़ें, ठीक है। कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो हम मतलब जान के छोड़ें कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हमसे ना हो पाए, ठीक। अब इसमें क्या था, 1004 कवियों का परिचय मिलता है, जिसमें सिर्फ 62 कवि हिंदी के हैं। आप देखो 1004 कवियों में सिर्फ और सिर्फ 62 कवि हिंदी के थे। कितने, सिर्फ 62 कवि थे जो कि हिंदी के थे। याद रहेगा, कवियों से पूछा जाता है कि किस में कितने कवि थे, हिंदी के कितने कवि थे, तो इसलिए ध्यान रखना। कालक्रम का ध्यान रखा गया, इन्होंने क्या किया, कालक्रम का ध्यान इन्होंने रखा था। गारसा दत्तात्रेय ने कालक्रम का ध्यान नहीं रखा, ये उनकी सबसे बड़ी कमी थी उनके ग्रंथ की, ठीक। ये तज़किरा शुअरा हिंदी तब कशुअरा भी कहलाता है, ये नाम भी देखते हुए चलो, ठीक। अब आता है हमारा भाषा काव्य संग्रह। कौन सा ग्रंथ है, भाषा काव्य संग्रह, जिनके लेखक है महेश दत्त शुक्ल। कौन है, महेश दत्त शुक्ल, ठीक है। अब इन्होंने कब प्रकाशित किया, 1873 1873 ईस्वी में। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित, कहाँ से प्रकाशित हुई है, भाषा काव्य संग्रह जो कि महेश दत्त शुक्ल की कहाँ से प्रकाशित होती है, लखनऊ के नवल किशोर प्रेस से, ठीक है। याद रहेगा, हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रथम ग्रंथ। अब देखो, आपको ये डाउट होगा कि आपने बहुत जगह बहुत सुना होगा कि हिंदी साहित्य इतिहास का जो सबसे प्रथम हिंदी में ग्रंथ था वो शिव सिंह सरोज है, ठीक। पर नहीं, शिव सिंह सरोज से पहले जो लिखा गया था वो था भाषा काव्य संग्रह 1873 में। शिव सिंह सरोज से पहले लिखी गई थी ये बात। लेकिन वही मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या था कि अगर आपके देखो इसमें क्या होता है चीज़ें, शिव सिंह सरोज जो था हमारा 1883 में लिखा गया और ये 1873 में। तो पहले बताओ कि हिंदी प्रथम ग्रंथ जो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ, अब बताओ इनमें ये हुआ कि ये हुआ। ऑब्वियस सी बात है, हमारा भाषा काव्य संग्रह हुआ। पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उसमें क्वेश्चन ही इस तरह से बनाए गए थे, आज तक ऐसे ही बनाए गए हैं कि भाषा काव्य संग्रह ऑप्शन में देता ही नहीं है वो, ठीक। समझ लो बात, पूछा गया आज तक जब भी पूछा गया है क्वेश्चन उसमें ये नहीं पूछा। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। आज तक भाषा काव्य संग्रह ऑप्शन में रखा ही नहीं गया। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ, क्वेश्चन है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा, ऑप्शन में रख देंगे गारसा दत्तात्रेय का रख दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन का रख दिया, शिव सिंह सरोज रख दिया, मिश्र बंधु रख दिया, इस तरह से ऑप्शन में रखा। भाषा काव्य संग्रह को कभी ऑप्शन में रखा ही नहीं। इसीलिए फिर हमने स्टार्टिंग से यही पढ़ा कि हाँ शिव सिंह सरोज जो है वो प्रथम ग्रंथ है, मतलब पहला ही हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ है। मुझे भी फिर बाद में जब मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी तो मुझे भी डाउट होता था कि मतलब ये कैसे, हम शिव सिंह सरोज को पढ़ते आ रहे हैं पर उससे पहले तो हमारा भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा जा चुका है जो हिंदी में लिखा गया है। फिर ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि ऑप्शंस में महेश दत्त शुक्ल का नाम होता ही नहीं था, इसीलिए हम शिव सिंह सरोज को लगाते थे। पर अगर हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ आपसे पूछा जा रहा है और वहाँ पे आपको महेश दत्त शुक्ल और शिव सिंह सेंगर अगर नाम दिया है तो आपको महेश दत्त शुक्ल यानी भाषा काव्य संग्रह को ही हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ मानना है, ठीक है, क्योंकि वो 1873 में है और शिव सिंह सरोज जो है 1883 में है। याद रहेगा, इतनी कन्फ्यूज़न क्लियर हुई। अब देखो ये लखनऊ से प्रकाशित होता है, हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य संबंधी प्रथम ग्रंथ है और इसमें जो है कालक्रम का थोड़ा बहुत ही ध्यान रखा गया है। कितना, बस थोड़ा बहुत ही इसमें ध्यान रखा गया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम, अब आ जाते हैं हम शिव सिंह सरोज पे, ठीक।
लेखक कौन है इनके? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। लेखक का क्या नाम है? शिव सिंह सेंगर। और प्रकाशित कब? 1883 में। शिव सिंह सरोज कब की है? 1883 की है। सर्वप्रथम 1003 भाषा कवियों का विवरण है। इस ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण है? तो 1003 कवियों का विवरण है। पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के अंश तथा उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। जो इनकी ये शिव सिंह सरोज है, इसमें जो पूर्वार्ध में पहले 838 कवियों का विवरण है और फिर बाद में 1003 कवियों का। याद रहेगी ये चीजें। आगे देखो क्या है, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग। मैंने आपको कुछ पद्धतियां बताई थी। सबसे पहले देखो, चलो दोबारा बता देती हूँ। एक होती है हमारे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के लिए कुछ पद्धतियां लिखे, लेखन की पद्धतियां होती हैं। सबसे पहले एक होती है वर्णानुक्रम, ठीक। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है हमारी कालानुक्रम, जिसमें काल के अनुसार लगाया जाता है। तीसरा होता है हमारा वैज्ञानिक पद्धति। क्या होता है? वैज्ञानिक पद्धति। और चौथा क्या होता है हमारा? विधेयवादी। ठीक है, याद रहेगा। वर्णानुक्रम होता है, कालानुक्रम होता है, वैज्ञानिक होती है और विधेयवादी। ये 4 पद्धतियां होती हैं जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के लिखते समय ध्यान दी जाती है। ठीक, वर्णानुक्रम जो है ये वाली जो इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने अपनाई है, इसको और किसने अपनाई है? तो गारसाद तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई है और शिव सिंह सेंगर ने। कालानुक्रम जो है हमारा, ये कालानुक्रम ये किसने अपनाई है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने और मिश्र बंधु ने इसका उपयोग किया है। ठीक है, याद रहेगा। और यही विधेयवादी जो है ये किसने अपनाई है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रहेगा। आगे देखो, आगे बढ़ो। क्या है? इसको मैं इरेज कर दूं, चलो छोड़ो। देखो, काल विभाजन एवं नामकरण नहीं है। शिव सिंह सरोज में काल विभाजन और नामकरण नहीं है। ठीक, आचार्य शुक्ल ने इसे कविवृत्त संग्रह कहा है। आचार्य शुक्ल ने कहा, देखो आचार्य शुक्ल ने कहा है तो जाहिर सी बात है अपने आप इम्पोर्टेंट हो गया। इन्होंने कहा है अगर कविवृत्त संग्रह, तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और मिश्र बंधु, जो हमारे मिश्र बंधु विनोद हैं, उनके ग्रंथ को क्या कहा है इन्होंने? रामचंद्र शुक्ल ने कहा प्रकांड कविवृत्त संग्रह। प्रकांड कविवृत्त संग्रह किसको कहा है? मिश्र बंधु विनोद को। ठीक है। आदिकाल की प्रारंभिक सीमा विक्रम संवत 770 माना गया है। आदिकाल की प्रारंभिक सीमा इन्होंने ये शिव सिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज में कब माना है? तो वो माना है 770 में माना है। ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें। आप देखो, कवि पुष्प पुंड पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शिव सिंह सेंगर हिंदी के सबसे पहले जो सर्वप्रथम कवि मानते हैं, वो किसको मानते हैं? शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है पहला कवि? तो वो मानते हैं पुष्प पुंड या पुष्पदंत को। ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें, याद रहेगा। ये था हमारा शिव सिंह सरोज। ठीक है, आगे आ जाते हैं हमारे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन। अब यहाँ से हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आज की क्लास वरना ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। आपको क्या करना है, जितना मैंने अभी बताया है आपको याद करना है, याद रखनी है। वर्णानुक्रम पद्धति एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, मैंने क्लासेस में करा रखी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, जहाँ मैंने आई थिंक आदिकाल के क्वेश्चंस आपको कराए हैं, वहाँ मैंने आपको ये चीज़ें ऑलरेडी, मैंने जहाँ आपको जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, वहाँ जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, मैंने वो थोड़ा आपको उसके बारे में फैक्ट्स भी बताए हैं। तो आप अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप वहाँ जाकर ये क्वेश्चंस देख लो। वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक, विधेयवादी पद्धति क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको करा रखी हैं। ठीक है,
आगे जॉर्ज गैरिसन और बाकी जितने भी ग्रंथ या ग्रंथकार हुए, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे, क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, ठीक है। और ऐसे ही अच्छे से मेहनत करते रहो, पढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।